हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम MHI 101 यानी कि एंशियंट एंड मिडाइवल सोसाइटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन है और हो सकता है कि एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाए। सो गाइज, ये वीडियो हमारा बाइलिंगुअल रहने वाला है, यानी कि आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको MA हिस्ट्री, जो आपके टोटल कितने सब्जेक्ट हैं गाइज, आपके 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हम आपको अपने चैनल से करवाएंगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। अगर आपने अभी तक अपने लिए नोट्स और गेस्ट पेपर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप MHI के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए गेस्ट पेपर्स को परचेज करो। जो हमारे गेस्ट पेपर्स हैं उसके अंदर आपको सारे के सारे अराउंड 22 क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको मिलेंगे। बस आपको इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप करना है और आप एक डिस्काउंटेड अमाउंट पे गेस्ट पेपर्स को बाय कर सकते हो, ठीक है, ओनली ऑन व्हाट्सएप। इस नंबर पे बस आपको करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे, जिसके अंदर आपको रोमन एम्पायर के अंदर जो भी रिलीजियस सेक्ट थे उनके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। रिलीजियस सेक्ट क्या होते हैं? आपके धार्मिक संप्रदाय, ठीक है। कौन कौन से विभिन्न प्रकार के धर्म थे, संप्रदाय थे, उनके बारे में बात करनी है। लेकिन कौन से समय की बात होगी यहाँ पे? आपके रोमन एम्पायर के टाइम की बात होगी। तो ये हमारा ना MHI 101 का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। इसके बाद हम और भी वीडियोस को लेकर आएंगे और लाइव क्लासेस हम अपने एक न्यू चैनल जिसका नाम है स्कॉलरली माइंड्स लाइव, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस चैनल पे लाइव क्लासेस को लेकर आएंगे। तो आपको जरूर हमारे नए चैनल को, हमारे व्हाट्सएप चैनल्स को ज्वाइन कर लेना है। जैसे जैसे आपका एग्जाम आएगा सारा मटेरियल आपको वहां पे ही मिलता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रोमन एम्पायर के बारे में बात करेंगे और रिलीजियस सेक्ट क्या थे उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देंगे। तो अर्ली रिलीजियस सेक्ट इन द रोमन एम्पायर रेफर टू द डाइवर्स रिलीजियस ग्रुप एंड बिलीफ सिस्टम that existed alongside traditional Roman religion during ancient time। तो हम क्या देखते हैं कि एंशियंट टाइम में एक तो आपका मेनली कौन सा रिलीजन था? आपका रोमन धर्म तो था ही, लेकिन रोमन धर्म के साथ साथ क्या लिखा है? एग्जिस्टेड अलोंग साइड, उसके साथ साथ दूसरे भी धर्म थे जो अस्तित्व में थे। और यहाँ पे हमें कल्चरल डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, वो ग्रीक से, ईस्टर्न और लोकल ट्रेडिशन से भी काफी ज्यादा क्या थे? इन्फ्लुएंस थे। इसके बाद इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे तो जो रोमन एम्पायर है वो रिलीजियसली टॉलरेंट था एंड वहां पे वर्शिप करना मल्टीपल गॉड की अलाउड था। दिस ओपननेस लीड टू द ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्ट कल्ट अक्रॉस द एम्पायर। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि एम्पायर के अंदर अलग अलग भगवानों की पूजा करना अलाउड है, तो इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि रोमन एम्पायर में जो लोग हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट बना लिए थे और अपने कल्ट बना लिए थे। तो देखो ये सारा आपका किसमें आ जाएगा? जब भी हम एक आंसर लिखेंगे हिस्ट्री के अंदर तो स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारा हम अपने इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि रिलीजियस सेक्ट क्यों थे, कैसे थे, क्या रीजंस थे। अब हम यहाँ पे कौन कौन से मेन मेजर सेक्ट हैं उनके बारे में अब गाइज यहाँ पे हम बात करेंगे। आई होप कि आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले था हमारा पारंपरिक रोमन धर्म। सो इट वॉज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ मल्टीपल गॉड्स। तो पारंपरिक ट्रेडिशनली रोमन जो धर्म था, वहां पे रोमन एम्पायर में जो धर्म था पुराने समय से जो चला आ रहा था, उसके अंदर वो जुपिटर, मार्स, वीनस, इन जैसे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। वहां पे अनुष्ठान, बलि, राजकीय पूजा, ये सब प्रचलित था। फिर धीरे धीरे वहां पे क्या होने लगे? कल्ट बनने लगे, वो अपने सम्राट की पूजा करने लग गए। सो द एम्परर वॉज वर्शिप्ड एज अ डिवाइन और सेमी डिवाइन फिगर। जो एम्परर था उसको एक डिवाइन फिगर की तरह लोग पूजने लगे। इट प्रमोटेड पॉलिटिकल यूनिटी एंड लॉयलिटी टू द एम्पायर। सो बेसिकली क्या होता है कि जब लोग अपने एम्परर की पूजा करने लग जाते हैं तो वो अपने एम्परर के प्रति काफी ज्यादा दोस्तों लॉयल
भी हो जाते हैं। ठीक है, तो साम्राज्य के प्रति भी उनकी निष्ठा को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। तो दो चीजें आप समझ गए कि क्या क्या प्रमुख धार्मिक संप्रदाय हैं। तो एक तो वो लोग हो गए जो अपने ट्रेडिशनली जिन गॉड्स की पूजा करते आ रहे हैं वो आगे उनकी पूजा करते रहेंगे। फिर आपके सम्राट की पूजा होगी, फिर आपके रहस्यवादी कुछ पंथ आएंगे। सो दीज वर द सीक्रेट रिलीजियस ग्रुप्स विद इनिशिएशन रिचुअल्स एंड पर्सनल सेल्वेशन। तो आप देखते होंगे कि कहीं ना कुछ सीक्रेट ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है, जो कुछ डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, संस्कार उनके अलग होते हैं। तो इसमें आपके आते थे कल्ट ऑफ मिथ्रास एंड आइसिस। तो उदाहरण के रूप में मिथ्रास और आइसिस के पंथ प्रमुख थे। दे अट्रैक्टेड कॉमन पीपल ड्यू टू इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अपील। इसके बाद आपका क्रिश्चियनिटी यानी आपका ईसाई धर्म आता है, और ये शुरू होता है जीसस क्राइस्ट की टीचिंग से। ओके, सो यहाँ पे इक्वालिटी, लव, सेल्वेशन, इन सभी पे जोर दिया गया। और इनिशियली परसिक्यूटेड, इट लेटर बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। तो स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि ईसाई धर्म का दमन होता है रोमन एम्पायर में, लेकिन बाद में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आधिकारिक धर्म बन जाता है। आई होप गाइज आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे और वो मैं कहाँ से लेकर आऊंगी, आपके प्रीवियस ईयर से लेकर आऊंगी। तो ये पहला क्वेश्चन आपका जून 2025 के एग्जाम में ही पूछा गया है। बल्कि इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैं जून 2025 वाले कर रही हूँ, फिर सेकेंड पार्ट में मैं और भी कर दूंगी, कवर धीरे धीरे हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे इसके बाद आपका यहूदी धर्म आ जाता है। यहूदी धर्म में ये कैसा धर्म है, एक ईश्वरवादी धर्म था जो एक ईश्वर में विश्वास करता था। इट हैड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन रीजन्स लाइक दी आई थिंक जूडिया, इसको पढ़ेंगे, जूडिया जैसे क्षेत्रों में ये प्रमुख था। कभी कभी इसका रोमन सत्ता से टकराव भी होता रहा। तो यहूदी धर्म भी काफी पुराने समय से चला आ रहा है। फिर कुछ पूर्वी पंथ थे जो इजिप्ट, पर्शिया वगैरह में थे, एशिया में थे, जहां पे भी मतलब लोग उनको भी मानना करते थे। ठीक है, जो लोगों को स्पिरिचुअल कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल हम बात करें अगर रोमन एम्पायर की, तो हमें दोस्तों रोमन एम्पायर में सबसे ज्यादा क्या देखने के लिए मिलती है, रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। क्योंकि वहां पे कई सारे जो धर्म है, ठीक है, साम्राज्य में अनेक धर्म एक साथ अस्तित्व में थे। फिर हमें टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता देखने के लिए मिलती है। सहिष्णुता यही है कि भाई लोगों के पास फ्रीडम है वर्शिप करने का। समन्वयवाद क्या होता है, डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स ऑफन मिक्स्ड विद ईच अदर। तो विभिन्न धार्मिक मान्यताएं जब आपस में घुल मिल जाती हैं। मुक्ति पर वहां पे बल दिया जाता था। कई संप्रदाय व्यक्तिगत मुक्ति और परलोक पर जोर दिया करते थे। समाज में आकर्षण, मतलब धर्म के प्रति लोगों का आकर्षण रहता था, लोअर क्लासेस का, वुमेन्स का, स्लेव्स का। ये हो गया आपका। ये तो एक छोटा सा मतलब एक पॉइंट आप कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ऐड कर सकते हो, लेकिन मेन जो हमारा आंसर की बॉडी है वो यही है, जहां पे हमने डिफरेंट जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनके बारे में बताया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे फाइनली आप एक कंक्लूजन प्रोवाइड कर दोगे। द अर्ली रिलीजियस सेक्ट ऑफ द रोमन एम्पायर रिफ्लेक्टेड इट्स कल्चरल रिचनेस एंड डाइवर्सिटी। तो जो भी हमें रोमन एम्पायर में अलग अलग सेक्ट देखने के लिए मिलते हैं वो वहां की रिचनेस और डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। दे प्लेस्ड अ क्रूशियल रोल in shaping the spiritual and social life of the people and laid the foundation for major world religions like the Christianity। तो बेसिकली क्या है कि जो धर्म है वो समाज के अंदर आध्यात्मिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। और कहीं ना कहीं जो आज हम देखते हैं ना ईसाई धर्म, उसकी नींव भी रोमन एम्पायर के समय ही रख दी गई थी। तो रोम की धार्मिक विविधता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी शक्ति और परिवर्तन का स्रोत थी। सो ये वाला आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि अगर अब रोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको वहां के धर्मों के बारे में चर्चा करनी है तो आप वो आंसर जरूर लिख पाओगे। मेरी बताई हुई सारी बातें सिर्फ आपको अपने दिमाग में कहीं ना कहीं फिट कर लेनी है। अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन और ज्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, जहां पे आपको जो ट्रेडिंग नेटवर्क थे, अर्मेनियन मर्चेंट के ट्रेडिंग नेटवर्क के बारे में आपको बात करनी है और उनका सक्सेस क्यों हुआ। तो अर्मेनियाई व्यापारियों के व्यापारिक नेटवर्क के उद्भव तथा उनकी सफलता के कारणों का आपको वर्णन करना है।
So, the trading network of the Armenian merchant refers to the vast commercial connection established by the Armenian traders across the Asia, Europe and the Middle East. तो हम क्या देखते हैं कि अर्मेनिया, ठीक है, अर्मेनिया के जो व्यापारी हैं उन्होंने अपने नेटवर्क्स बना लिए, ठीक है, कहाँ कहाँ पे नेटवर्क्स बना लिए, पूरे एशिया में, पूरे यूरोप में, अक्रॉस द मिडल ईस्ट, यहाँ पे उन्होंने अपने क्या बना लिए, ट्रेड नेटवर्क्स बनाए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक इंटरमीडियरीज की तरह काम करने लगे थे। तो ये विभिन्न क्षेत्रों और बाजारों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में कार्य किया करते थे। अब इनका उद्भव कैसे होता है, कहां से इनकी शुरुआत होती है? तो अर्मेनिया गाइस आपका लोकेटेड है बिटवीन एशिया एंड यूरोप, जिसकी वजह से ये नेचुरली ही एक सेंटर की तरह काम करता है। तो अर्मेनिया एशिया और यूरोप के बीच स्थित था, जिससे यह व्यापार मार्गों का स्वाभाविक केंद्र बन गया और इसमें सिल्क रूट जैसे मेजर रूट के साथ भी ये जुड़ा हुआ था। और कई समय में हम क्या देखते हैं कि आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता के कारण अर्मेनियाई लोग विभिन्न क्षेत्रों में जाके बस गए। उन्होंने फारस, भारत और यूरोप में व्यापारिक समुदाय अपने स्थापित कर लिए। तो माइग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है और इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका एक रोल है अर्मेनियाई मर्चेंट का जो नेटवर्क है उसको बनाने में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो शासक हुआ करते थे, तो कई सारे जो रूलर्स हुआ करते थे वो इन अर्मेनियाई मर्चेंट को एनकरेज करते थे कि ये सेटल डाउन हो जाएं और व्यापार करें। सो फॉर एग्जाम्पल दे वर गिवन प्रिविलेजेस इन द सिटीज लाइक न्यू जुल्फा इन पर्शिया। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा शासक जो होता है, जो हमारा राजा होता है, वो किसी को सपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली वो लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो रूलर्स जो है वो अर्मेनियाई मर्चेंट को सपोर्ट किया करते थे, उनको एनकरेज किया करते थे। और उस समय जो दूसरे ट्रेडिशनल ग्रुप्स थे अगर उनका डिक्लाइन हो जाता था तो उनकी जगह कौन ले लिए थे, ये अर्मेनियाई उनके गैप को फिल कर देते थे। लॉन्ग डिस्टेंस इनका ट्रेड रहता था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इनकी सक्सेस होती है, सफलता के क्या क्या कारण थे। जो भी हमारे अर्मेनिया के मर्चेंट थे वो स्किल्ड थे नेगोशिएशन में, फाइनेंस में और रिस्क मैनेजमेंट में। दे मेंटेन डिटेल्ड रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट, ये विस्तृत लेखा जोखा रखा करते थे, ठीक है। तो मेन क्या चीज हो गई, सक्सेस के रीजंस की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन समझ गए आप लोग, क्या, स्ट्रॉन्ग कमर्शियल स्किल्स। स्किल्स जिसके अंदर होगी व्यापार भी वही कर पाएगा। नेटवर्क इनका वाइड था, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इन्होंने मेंटेन करा, फैमिली बेस्ड ट्रेडिंग कम्युनिटीज इन्होंने मेंटेन करी और जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है ना ट्रांजेक्शन्स के बीच में, वो काफी हेल्प करता है। और अर्मेनियाई मर्चेंट को क्योंकि सेवरल लैंग्वेजेस, विभिन्न भाषाओं का इन्हें ज्ञान था, जिसकी वजह से विभिन्न क्षेत्रों में इनका संवाद आसान हो जाता है। दिस गेव देम एन एडवांटेज ओवर दी ट्रेडर्स, दे अडेप्टेड टू लोकल कस्टम, और ये इतने फ्लेक्सिबल थे कि ये लोकल मार्केट को भी समझ जाते थे जहां भी ये जाया करते थे, जिसकी वजह से डिफरेंट सोसाइटीज में इन्हें एक्सेप्ट किया जाता था। इनका कम्युनिकेशन सिस्टम एफिशिएंट था, लेटर्स और एजेंट्स को मेंटेन करके रखना, ओवरऑल रीजन्स में कम्युनिकेशन को मेंटेन करके रखना, क्विक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। हम देखते हैं कि जो जानकारी का आदान प्रदान है वो काफी ज्यादा तेजी से हो पाता था, ठीक है। इसके अलावा क्या चीजें हैं और पॉइंट्स जो हम बताएंगे इनकी सक्सेस के पीछे, तो एक क्या पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, मूल्यवान वस्तुओं का ये व्यापार करते थे। तो वे रेशम, मसाले, वस्त्र और बहुमूल्य रत्नों जैसे कीमती सामानों का व्यापार करते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ करता था। चर्च, कम्युनिटी के सेंटर्स, पार्टनरशिप, ये सभी इनके ट्रेड में सपोर्ट करते थे। एंड इन द फाइनल कंक्लूजन हम बताएंगे कि जो अर्मेनिया के ट्रेडिंग नेटवर्क हैं, दे वर द वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड एफिशिएंट। एक्सटेंसिव होता मतलब पूरा विस्तृत, एफिशिएंट यानी कि आपका प्रभावशाली नेटवर्क था। देयर सक्सेस वाज बेस्ड ऑन द स्किल, ट्रस्ट, अडेप्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज। तो कई सारे, देखो ये तो सिंपल सिंपल से काफी रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं, ये तो आपको एग्जाम में काफी इजीली याद भी हो जाएंगे। सो दे टर्न माइग्रेशन इनटू अपॉर्चुनिटी एंड बिल्ड ब्रिजेस अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। तो विभिन्न जो आपके महाद्वीप हैं उन्हें जोड़ने का काम भी इन अर्मेनियाई मर्चेंट्स ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अच्छा भी है और इंपॉर्टेंट भी है।
जहां पे आपको यूरोप और एशिया के जो भी मेडाइवल पीरियड में टाउन्स थे उन्हें कंपेयर करना है. So medieval towns in the Europe and Asia were developed under different social, economic and political condition. तो ऑब्वियसली हम क्या देखते हैं कि यूरोप की कंडीशन और एशिया की कंडीशन दोनों आपस में काफी ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट थी. यूरोपियन टाउन्स हमें बेसिकली स्मॉलर देखने के लिए मिलते हैं, जबकि एशिया के जो टाउन थे दे वर वेरी लार्ज एंड मोर डेवलप्ड देन द यूरोपियन वंस. नाउ क्या क्या चीजों पे हम इनकी तुलना करेंगे, जैसे कि साइज एंड पॉपुलेशन के आधार पे. तो यूरोप के टाउन्स में पॉपुलेशन स्मॉल एंड लिमिटेड हुआ करती थी, एशिया के टाउन्स में पॉपुलेशन वाज वेरी लार्ज एंड वेरी डेंसली पॉपुलेटेड भी थे. ठीक है, तो एशियाई नगर अधिक बड़े और घनी आबादी वाले हुआ करते थे और यूरोप के नगर सामान्यतः छोटे और आपके कम जनसंख्या वाले हुआ करते थे. आर्थिक गतिविधियों में कि मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज हम वहां पे देखते हैं, तो यूरोपीय नगरों मुख्यतः स्थानीय व्यापार और हस्तशिल्प यानी कि आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन और लोकल ट्रेड हुआ करता था. ठीक है, हर एक आंसर के ना कीवर्ड्स याद करा करो, जिस दिन सर्कल लगाती हूँ ना तो वो कीवर्ड्स बन जाता है. लोकल ट्रेड, क्राफ्ट प्रोडक्शन यूरोपियन टाउन में, एशियन टाउन में इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स हम देखते हैं. अर्बन प्लानिंग तो यूरोपियन टाउन्स मोस्टली हमें अनप्लान्ड देखने के लिए मिलते हैं. वहां पे स्ट्रीट्स नैरो मतलब पतली हुआ करती थी, संकरी गलियां होती थी और अनियमित संरचना मतलब कि लेआउट कुछ भी शहर का नहीं बना होता था. एशिया के टाउन्स काफी प्लान्ड होते थे, बेटर रोड्स एंड मार्केट्स हम वहां पे देखते हैं. यूरोप के जो टाउन थे उनमें वहां पे धीरे धीरे ऑटोनमी मिलती है और एशिया के टाउन पहले से ही राजा महाराजाओं के अंडर हुआ करते थे. यूरोपियन ट्रेड वाज लिमिटेड बट एक्सपेंडिंग ड्यूरिंग द लेटर मेडाइवल पीरियड. तो मेडाइवल पीरियड का जब नेक्स्ट जो लेटर पार्ट है वहां पे हम देखते हैं कि यूरोप में ट्रेड धीरे धीरे एक्सपेंड कर जाता है. तो यूरोप का व्यापार सीमित था, परंतु मध्यकाल के उत्तरार्ध में वो बढ़ा. एशिया के जो टाउन्स थे वो एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क के पार्ट थे, जैसे कि सिल्क रोड, इंडियन ओशन ट्रेड. तो एशियन टाउन्स मेडाइवल पीरियड में अगर हम देखते हैं तो दे वर फार बेटर देन द यूरोपियन वंस. सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो यूरोपियन टाउन्स के अंदर जो मिडिल क्लास थी, मर्चेंट एंड आर्टिसंस की, वो काफी अच्छी थी. और एशिया के टाउन में हमें और भी देखने के लिए मिलते हैं, मतलब मर्चेंट और आर्टिसंस के अलावा ऑफिशियल्स एंड स्कॉलर्स भी देखने के लिए मिलते हैं. गिल्डों की भूमिका, तो गिल्ड्स एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं. कहीं पे भी ट्रेड होता है तो वहां पे गिल्ड बनाए जाते हैं, गिल्ड. तो गिल्ड यूरोप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और एशिया में भी गिल्ड मौजूद थे, परंतु उनका प्रभाव राज्य की तुलना में हमें कम देखने के लिए मिलता है. यूरोप के टाउन्स धीरे धीरे लर्निंग और कल्चर के सेंटर बनते हैं क्योंकि जब वहां पे यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं. एशिया के टाउन्स ऑलरेडी एडवांस थे, वहां पे कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन ये सब हमें देखने के लिए मिलता है. तो ये पूरे 8 पॉइंट हैं जिनके आधार पे हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूरा लिखकर एग्जाम में आ जाएंगे. फिर आपका निष्कर्ष आ जाता है. तो जो भी मेडाइवल टाउन्स थे यूरोप और एशिया में, दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, साइज में, चाहे डेवलपमेंट यानी कि विकास में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी संरचना के मामले में. तो एशिया के टाउन्स हमें एडवांस देखने के लिए मिलते हैं, ग्लोबली कनेक्टेड देखने के लिए मिलते हैं. नाउ डिफरेंट पाथ ऑफ अर्बन डेवलपमेंट रिफ्लेक्टेड द डाइवर्सिटी ऑफ सिविलाइजेशन. किसी भी सिविलाइजेशन की डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलती है जब वो अपने अलग अलग डेवलपमेंट के पाथ को चूज करते हैं. सो गाइस देखो, यहाँ पे ये पार्ट 1 वीडियो में यहीं पे ही एंड कर रही हूँ. इसके बाद में सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगी और जब मेरी लाइव क्लासेस आएंगी तो वो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि वहां पे हम मतलब काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, यूनिट वाइज चीजों को डिस्कस करते हैं. तो आपको हमारी क्लासेस से अगर जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप चैनल को बस ज्वाइन कर लो, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे ही मिल जाएगी. ओके स्टूडेंट, सो ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट पार्ट का लिंक भी इसी में मिल जाएगा, पिन कमेंट में आप चेक कर लेना जैसे ही अपलोड होगा.